हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्ज़ाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में हमको ये समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली वाटर पोल्यूशन क्या होता है और हमने प्रीवियस सेशन में वाटर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज को भी डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है ये देखने की कि वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो, प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था वाटर पोल्यूशन को। हमने समझा था कि एग्जैक्टली वाटर पोल्यूशन क्या होता है। इसके अलावा हमने वाटर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज को भी डिस्कस किया था। उन्हीं मेजर सोर्सेज में से एक सोर्स था कौन सा? तो सीवेज। हम सबको पता है कि हम सभी के घरों से सीवेज निकलता है। सीवेज क्या होता है? तो बेसिकली वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिसको कि आप ह्यूमन पूप भी बोल सकते हो, उसका कॉम्बिनेशन। तो सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर प्लस ह्यूमन पूप का कॉम्बिनेशन। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि हम सभी के घरों से सीवेज निकलता है, और इस सीवेज को अल्टीमेटली कहाँ डिस्चार्ज करवाया जाता है? तो नदी के पानी में या नियर बाय जो भी तालाब होगा उसके पानी में सीवेज को डिस्चार्ज करवाया जाता है। अब डेफिनेटली ये जो सीवेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन पूप का कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर सी बात है ये जो सीवेज है ये साफ तो होगा नहीं, ये बहुत गंदा होता है। प्लस इस सीवेज में बहुत सारे डिसीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोअन्स, सब कुछ होता है ना। जितने भी आप बोल सकते हो कि हार्मफुल डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सभी के सभी इस सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात सही है कि सीवेज बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन फिर भी इस सीवेज को नदी के पानी में या तालाब के पानी में डिस्चार्ज करवाया जाता है। डिस्चार्ज तो करवाया जाता है, लेकिन डिस्चार्ज करवाने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि इससे पहले कि सीवेज जाकर के मिले नदी के पानी में या तालाब के पानी में, इससे पहले सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि सीवेज की जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म कर दी जाती है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि सीवेज बहुत गंदा होता है। सारे के सारे जितने भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। तो डेफिनेटली सीवेज क्या होता है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इससे पहले कि ये टॉक्सिक सीवेज जाकर के नदी के पानी में या तालाब के पानी में मिल जाए, इस टॉक्सिक सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कि सीवेज की जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है कि अब आगे जाकर के जो ट्रीटेड सीवेज है, अगर ये नदी के पानी में मिल भी जाए या तालाब के पानी में मिल भी जाए, तो तालाब या नदी का जो पानी है वो खराब ना हो, उसकी क्वालिटी खराब ना हो। तरीका तो यही होता है। बीच की प्रोसेस आई आपको समझ में कि घरों से निकलने वाला है क्या? सीवेज। निकलने क्या वाला है? निकल चुका है क्या? सीवेज। और इस सीवेज को जाकर के मिलना है किसके साथ? नदी के पानी के साथ। लेकिन बीच की स्टेप क्या होती है कि सीवेज का ट्रीटमेंट होना। बाकायदा शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं, जहां पर सीवेज का एकदम प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट के बाद ही जो ट्रीटेड सीवेज है ना, उसको नदी के पानी में या पास में जो भी तालाब का पानी होगा, मतलब जो भी तालाब होगा, उसके पानी में डिस्चार्ज करवा दिया जाता है। तो ये जो बीच की स्टेप है सीवेज ट्रीटमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इंपॉर्टेंट तो होती है, करना भी चाहिए, होती भी है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर ये बीच की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं हो पाती है।
यानी कि जो सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या? अरे भाई, अगर सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जो सीवेज है वो गंदा का गंदा रहेगा, वो टॉक्सिक का टॉक्सिक रहेगा, सीवेज की जो टॉक्सिसिटी है वो बरकरार रहेगी। भाई वो तो ट्रीटमेंट था ना जो कि सीवेज की जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म कर रहा था। अब जब ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, जब प्रोसेस ही नहीं होगी, जब वो स्टेप ही नहीं होगी, तो सीवेज की जो टॉक्सिसिटी है वो उसमें बरकरार रहेगी। और बिना ट्रीटमेंट के ये जो सीवेज है ना, इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करवा दिया जाता है नदी के पानी में या तालाब के पानी में। तो जाहिर सी बात है, जो टॉक्सिसिटी थी सीवेज के अंदर, अभी तक तो टॉक्सिसिटी सीवेज के अंदर ही थी, लेकिन अब ये टॉक्सिसिटी कहाँ आ जाएगी? नदी के पानी में आ जाएगी और तालाब के पानी में आ जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि सीवेज में बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अभी तक तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ थे? सीवेज में थे। लेकिन अब क्योंकि ये सीवेज जाकर के मिल चुका है नदी के पानी में, तो अब नदी के पानी में क्या हो चुका है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं। नदी के पानी में क्या हुआ? नदी के पानी में सीवेज आकर के मिक्स हो गया। तो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब सीवेज में थे, अब वो कहाँ आ चुके हैं? नदी के पानी में आ चुके हैं। और अगर इसी नदी के पानी को इंसानों ने क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया, तो फिर क्या होगा? जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नदी के पानी में थे, अब वो कहाँ आ जाएंगे? ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और ह्यूमन बॉडी के अंदर आकर के क्या करेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अरे डिसीज कॉज करेंगे। और होते हैं ना डिसीजेस, कॉलरा होता है ना, जॉन्डिस होता है, तरह तरह की जो बीमारियां हैं, तरह तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, वो ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो जाते हैं गंदे पानी के कारण, पॉल्यूटेड वाटर के कारण। तो देखो, जो सीवेज है वो एक इतना बड़ा मेजर आप बोल सकते हो कि सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। देखो, शहरों में तो आप बोल सकते हो कि फिर भी लोगों के पास जो है ना ये फैसिलिटी होती है कि वो बड़े बड़े महंगे महंगे प्योरीफायर्स या फिल्टर्स वगैरह जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनके पास होते हैं। लेकिन जो गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती नहीं है कि वो महंगे महंगे क्या करें, प्योरीफायर्स यूज़ करें। अब हुआ क्या कि एक नदी चली आ रही है गांव में नदी तो आई है, लेकिन गांव में आने के पहले वो नदी कहाँ से होकर के आई है? किसी शहर से होकर के आई है। गांव में नदी है, लेकिन इससे पहले कि ये नदी का पानी गांव में आए, ये पानी कहाँ से होते हुए आ रहा है? नदी का पानी एक शहर से होते हुए आ रहा है। तो उस शहर में प्रॉपरली सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस शहर में सीवेज का ट्रीटमेंट हुआ नहीं। तो बिना ट्रीटमेंट के जो सीवेज है वो क्या हुआ? नदी के पानी में डिस्चार्ज करवा दिया गया। यानी कि जब नदी का पानी सिटी से बहता हुआ आगे जा रहा है, तो नदी का पानी क्या हो चुका है? पल्यूट हो चुका है, कंटेमिनेट हो चुका है। अरे भाई, जिस शहर से होकर के नदी का पानी गुजर रहा था ना, उस शहर में सीवेज का ट्रीटमेंट होता ही नहीं था। प्रॉपर ट्रीटमेंट होता भी था तो कुछ कुछ जगहों पे होता था, कुछ कुछ एरियाज में होता था। बाकी जो एरियाज थे शहर के, उसमें सीवेज का ट्रीटमेंट होता ही नहीं था। तो बिना ट्रीटमेंट के सीवेज को ऐसे ही क्या करा? नदी के पानी में रिलीज करवा दिया, डिस्चार्ज करवा दिया। अब जो नदी का पानी जा रहा है वो एकदम गंदा पानी है। अब क्या हुआ? ये नदी निकली, शहर से निकली और आगे कहाँ पहुंची? एक गांव में पहुंची। अब गांव के लोगों को क्या पता? ऑब्वियस ही बात है ना, गांव के लोगों को क्या पता कि ये नदी का पानी जिस शहर से होते हुए आ रहा है, उस शहर ने क्या करा है? सीवेज डाल दिया है नदी के पानी में। उनको क्या पता? नदी के पानी को तो लोग क्या समझते हैं? अच्छा कि हाँ, बड़ा मीठा पानी है ना, सॉफ्ट वाटर है और प्योर वाटर है। तो गांव के लोगों को क्या पता कि ये जो पानी आ रहा है वो तो गंदा है, इसमें तो सीवेज मिला हुआ है। उनको लगा कि अरे वाह, नदी का पानी एकदम साफ है ये तो। और बिना आप बोल सकते हो कि उस नदी के पानी को फिल्टर किए या प्योरीफाई किए, नदी का पानी एज इट इज़ आप बोल सकते हो कि यूज़ कर लिया, पी लिया या खाना बना लिया। या अगर प्योरीफाई किया भी है तो सिंपल आप बोल सकते हो कि जो कपड़ा होता है ना, मतलब या छन्नी जो होती है, उससे छान करके पानी को यूज़ कर लिया कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं या जो मिट्टी है या जो पत्ती वगैरह है वो सब हट जाए। तो
हुआ ये कि जो नदी का पानी आ रहा था उसको जो है ना गांव वालों ने यूज़ कर लिया अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, खाना बनाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए। अब जाहिर सी बात है वो जो पानी था वो तो गंदा था ना, उसमें सीवेज मिला हुआ था। तो जब गांव के लोग ऐसा गंदा पानी यूज़ करेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ना भाई। वही डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर, भाई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज में थे। सीवेज आकर के पानी में मिला, नदी के पानी में मिला, तो अब नदी के पानी में आ गए डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यही नदी का पानी इंसानों ने क्या करा, कंज्यूम किया, तो अब उनकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं और अंदर आकर के क्या होगा, धूम मचाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तरह तरह की इन्फेक्शंस, डिसीजेस कॉज करेंगे। तो जो गांव वाले हैं वो तो बीमार पड़ जाएंगे। गंदगी फैलाई किसने, शहर वालों ने। लेकिन बीमार कौन पड़ा, तो जो गांव वाले हैं वो खुद। ऐसा नहीं है कि शहर वाले, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक शहर का क्या होता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम होता है ना। मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि भाई हमारे घर में जो है ना एक बोरवेल थी जो कि ग्राउंड वाटर जो है ना हमें ऊपर निकाल करके देती थी। लेकिन अब वो जो बोरवेल है उससे पानी नहीं आ रहा, बारिश नहीं हुई, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया। तो फिर हमने क्या करा, नगर निगम को फ़ोन लगाया कि भाई हमको जो है ना पानी का कनेक्शन दे दो। तो नगर निगम क्या करता है, वही शहर के आसपास जो भी नदी है, जो भी तालाब है, उसी का पानी हमको पहुंचा देता है। तो जिस पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे शहर के पास जो नदी है, उसी नदी के पानी को हम यूज़ कर रहे हैं। वही आप बोल सकते हो कि हमारे लिए क्या है, पानी का सोर्स है, मेजर सोर्स है। और हम क्या कर रहे हैं, घूम फिर करके उसी नदी को पल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं कि बिना ट्रीटमेंट के जो सीवेज है वो उसमें रिलीज करवा रहे हैं। उसी नदी का पानी यूज करते हैं और उसी नदी के पानी को गंदा भी करते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी फर्टिलाइजर्स की। ये तो हो गई बात किसकी, सीवेज की। दूसरा आप बोल सकते हो कि सोर्स क्या था वाटर पोल्यूशन का, फर्टिलाइजर्स की। हमारे जो किसान होते हैं ना वो अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मतलब कि जो अपनी खेती वगैरह जो होती है उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और ये केमिकल्स आप बोल सकते हो कि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो केमिकल्स है ना, ये फसलों की ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो फसल अच्छी हो इसके लिए किसान क्या करते हैं, अपने खेत में फसलों पर फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं। अब जितनी ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर्स की, अगर उतने डाले गए हैं क्रॉप प्लांट्स के ऊपर, तो उतने क्या करेंगे क्रॉप प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे। भाई जितनी रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर्स की, अगर उतना ही डाला है तो वो पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या करेंगी फसलें, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगी। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया, किसी किसान को आइडिया नहीं था कि फर्टिलाइजर्स एग्जैक्टली कितना डालना चाहिए, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, देखो जितना ज़रूरत होगा उतना तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर होगा ना, ये आप बोल सकते हो कि सॉइल के सरफेस पर ही रहेगा, मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा। मिट्टी का जो सरफेस है ना, उसी के ऊपर फर्टिलाइजर रहेगा। अब क्या हुआ, सिंचाई हो गई खेत में, या बारिश हो गई, बारिश का पानी आया, सिंचाई का पानी आया, तो जो भी पानी आ रहा है, चाहे भले ही वो बारिश का हो या सिंचाई का हो, इरिगेशन का हो, उस पानी में जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है ना, वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स मतलब क्या, केमिकल्स, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आप बोल सकते हो कि अच्छे होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो जितना फर्टिलाइजर्स चाहिए था उतना तो सॉइल में अब्जॉर्ब हो गया, क्रॉप प्लांट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया। जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर था वो मिट्टी के सरफेस पर ही रहा। पानी आया, चाहे बारिश का चाहे इरिगेशन का, उस पानी में फर्टिलाइजर क्या हो गया, जा करके मिक्स हो गया। अब ये जो पानी है बारिश का या सिंचाई का, ये आप बोल सकते हो कि खेत से बहता हुआ बाहर निकला। अरे जब सिंचाई होती है ना, तो अगर किसी जगह पर अच्छा पानी है तो आप बोल सकते हो कि खूब भर भर के जो है ना खेतों में पानी डाला जाता है। अब जितना सॉइल को चाहिए होगा पानी, उतना मिट्टी अब्जॉर्ब करेगी, बाकी बह जाएगा। तो पानी बहेगा, बारिश का पानी बह रहा है खेत से, सिंचाई का पानी जो है वो बह रहा है खेत से, और ये पानी बह करके कहाँ जाएगा, तो आसपास जो भी नदी होगी, जो भी तालाब होगा, उसमें जाकर के ये पानी मिक्स हो जाएगा। अगर केवल खेत से निकलने वाला पानी मिक्स होता नदी के पानी में, तालाब के पानी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पानी आ रहा है ना, इसमें क्या है, अरे इसमें फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व्ड है ना। मैंने बताया तो कि जो भी पानी आ रहा है
उस पानी में जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है जो कि मिट्टी के सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर उस पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर सिंपल खेत से निकलने वाला पानी आता और वो जाकर के नदी के पानी में, तालाब के पानी में मिक्स होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन ये जो पानी आ रहा है इसमें फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व हैं। अब क्या होगा, फर्टिलाइजर्स बेसिकली कहाँ आ जाएंगे, नदी के पानी में आ जाएंगे या तालाब के पानी में आ जाएंगे। अब तालाब के पानी में, नदी के पानी में भी तो क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो ना बेवजह खुश हो जाएंगे, क्यों, देखो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स आप बोल सकते हो कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी करवा देते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी करवा देते हैं। अब अगर इन फर्टिलाइजर्स को आपने खेत में डाला है तो जो फसलें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर यही फर्टिलाइजर्स पानी में आ गए तो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, स्पेशली अलगी, काई जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उस काई को, उस अलगी को बेवजह फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे। और फर्टिलाइजर्स मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स ही तो। और इन न्यूट्रिएंट्स के कारण जो अलगी है, भाई किसी भी प्लांट को अगर आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे तो वो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा ना, भले ही फिर वो जमीन पे लगा हुआ प्लांट हो या फिर वो चाहे पानी में लगा हुआ प्लांट हो। और एग्जैक्टली यही होता है कि पानी में खेत से निकलने वाले जो मतलब जो निकलता पानी है उसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं और ये पानी बहता हुआ क्या होता है, जाके नदी के पानी में, तालाब के पानी में मिक्स हो जाता है। तो जो फर्टिलाइजर्स है ना वो नदी के पानी में, तालाब के पानी में आ जाते हैं और वहां पर जो अलगी है उस अलगी को फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं और अलगी जो है भयंकर तरीके से, जो काई है वो भयंकर तरीके से ग्रो करने लगती है और देखते ही देखते पूरा जो एंटायर सरफेस होता है पानी का उसको वो कवर कर लेती है। अब क्या होगा, अलगी जो है वो ग्रो कर रही है। अब एक समय के बाद अलगी की जो पूरी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो अलगी है वो मर जाएगी। अब जब अलगी मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो जो डेड अलगी है उसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अलगी की बॉडी का, डेड अलगी की बॉडी का डिकम्पोजिशन तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ऑक्सीजन चाहिए ना, और ऑक्सीजन कहां से आती है, तो जो पानी है ना, पानी में ही जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसी डिसॉल्व्ड मतलब पानी में ही जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करके बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो अलगी का डिकम्पोजिशन कर डालते हैं। तो इसका मतलब क्या, भाई इतनी सारी अलगी का इतना बड़ा डिकम्पोजिशन, और इतने बड़े डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन कहां से आती है, तो पानी में ही जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या कि पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। अब पानी में जो फिशेज हैं वो बैठ के देखती रहेंगी कि भाई पानी में जो फिशेज हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां जा रही है, अलगी की बॉडी को डिकम्पोज करने के चक्कर में चली जा रही है। तो बेसिकली पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिशेज वगैरह हैं, वो मर जाएंगे। बाकी के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी मर जाएंगे, भाई उनको भी तो चाहिए ना ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजर्स के यूज करने से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एक्वेटिक लाइफ सफर करती है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी छिड़काव होता है। तो खेत का जो पानी निकलता है उसमें पेस्टिसाइड्स भी होते हैं और ये पेस्टिसाइड्स जाकर के क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है ना, उसमें टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से मेटेलिक कंपाउंड्स, तो निकल के, लेड के, मरकरी के, कैडमियम के, आर्सेनिक, ऐसे हैवी मेटल्स के टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दिस polluted water can enter the human body through the food chain like eating fish grown in this polluted water। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी आप बोल सकते हो कि टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स निकले हैं, भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट में टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। और इंडस्ट्रियल, देखो कायदा तो वही होता है, हर चीज का ना तरीका होता है। अगर सीवेज को भी डिस्चार्ज करवाना है नदी के पानी में या तालाब के पानी में तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को भी अगर तालाब के पानी में या नदी के पानी में डिस्चार्ज करवाना है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन बीच की स्टेप कोई करना ही नहीं चाहता। इंडस्ट्रीज सोचती हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है अगर उसका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तो फिर फालतू का खर्चा हो जाएगा। कौन करे फालतू का खर्चा, बिना ट्रीटमेंट करे
इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को नदी के पानी में, तालाब के पानी में डिस्चार्ज करवा दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, अब वो कहाँ आ जाते हैं? नदी के पानी में, तालाब के पानी में। एंड दिस अच्छा, द टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दिस polluted water can enter। अब ऑब्वियसली बात है, पानी में आएंगे टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स, तो पानी क्या हो जाएगा? कंटैमिनेट हो जाएगा। और इसी गंदे पानी को, इसी polluted water को हम क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे घर में तो प्यूरीफायर लगा है, और वो जो प्यूरीफायर है ना वो बहुत महंगा है, वो क्या करता है? सभी जितना भी गंदा पानी होता है ना, मतलब जो भी गंदगी होती है पानी में, उन सबको हटा देता है और हमको मिनरल वाला जो है ना पानी देता है। बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है कि आपके घर में प्यूरीफायर लगा हो और आपके घर में जो आप ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हो वो कैसा हो? एकदम साफ हो। लेकिन हो सकता है कि आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनके पास इतना अच्छा प्यूरीफायर ना हो, उनके पास बेसिक फिल्टर ही हो जो कि क्या करता है? मोटी मोटी गंदगी को साफ करता है, लेकिन जो टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको नहीं हटा पाता पानी से, तो वो तो पी लेंगे ना। इसका मतलब क्या कि उनकी बॉडी में वो टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, आप जो है ना एक बहुत ही लेविश सोसाइटी में रहते हो कि सभी के घरों में क्या है, आसपास जितने भी घर हैं आपके, उन सभी के घरों में क्या है? तो बड़े बड़े क्या है? प्योरीफायर्स हैं। तो जितनी भी गंदगी है पानी में वो सब क्या होती चली जाती है। चलो ठीक है, आपने डायरेक्टली जो है ना मेटेलिक कंपाउंड्स वाले पानी को कंज्यूम नहीं करा, लेकिन उस गंदे पानी में, उस टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स रिच पानी में जो फिशेस ग्रो हुई थी, उन फिशेस को खा लिया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स जो कि नदी के पानी में थे, उस पानी में फिशेस ग्रो हुई, तो ये जो टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स है ना वो फिश की बॉडी में चले जाएंगे, और उसी फिश को क्या करा हमने? पकड़ करके, मार करके, पका करके खा लिया। तो क्या होगा? जो टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स थे वो एग्जैक्टली पानी में थे, फिर वो कहाँ आए? फिशेस में आए, और फिश के थ्रू कहाँ गए? हमारी बॉडी में आ गए। तो कहने को तो हमारे घर में अच्छा सा प्योरीफायर लगा था, तो हमने डायरेक्टली जो है ना नदी का पानी यूज नहीं करा पीने में, लेकिन फिश तो खा ली ना, तो उसकी बॉडी के थ्रू हमारे बॉडी में टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स एंटर कर गए। They can damage our nervous system and cause diseases such as blood poisoning and cancer। और छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया या वायरस या कुछ घुस गया हमारी बॉडी में तो डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, है ना, जॉन्डिस हो गया, ये तो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। लेकिन जो टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स होते हैं ना, अगर ये हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एंटर कर जाते हैं तो कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, कैंसर जैसी चीजें भी जो है ना, बीमारियां भी हो सकती हैं। The various harmful effects या ill effects of the water pollution are as follows. Drinking of water polluted with untreated sewage can cause diseases such as cholera, typhoid, diarrhea, dysentery and jaundice। Obvious ही बात है ना, बिना जो सीवेज को ट्रीट किए, सीवेज को जो हटा मतलब डिस्चार्ज करवा दिया जाता है पानी में, नदी के पानी में, तालाब के पानी में, और अगर ऐसे पानी को हम पिएंगे तो तरह तरह के इन्फेक्शंस कॉज होंगे, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस। वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स polluted with fertilizers can cause the death of aquatic animals like fish। ऑब्वियसली बात है ना, नदी के पानी में अगर आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर्स वगैरह आ जाए तो वो नदी का पानी खराब हो जाता है, और इससे खराब पानी में जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेस वगैरह जो हैं, उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। कैसे? मैंने आपको बताया ना कि फर्टिलाइजर्स आए हैं तो फर्टिलाइजर्स के कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो बढ़िया ग्रो कर जाएंगे। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो अलगी है, वो एक हद तक ग्रो करेंगे, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो मर जाएंगे। मरने के बाद में उनकी बॉडीज का, डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन में जो बैक्टीरिया है वो पानी में ही जो ऑक्सीजन है उसको यूज करता जाएगा। तो इतनी सारी डेड बॉडी है भाई, अलगी बहुत बढ़ गई थी, एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी, बहुत सारे हो गए थे एक्वेटिक प्लांट्स, अब उनकी डेथ हुई तो डेड बॉडीज भी बहुत सारी हैं। अब इन बहुत सारी डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी? तो पानी से ही मिलेगी। और पानी आप बोल सकते हो कि उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तो अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो बेचारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो फिशेस हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेकर के आएंगे? भाई हम तो हवा से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिशेस हैं, अगर पानी में क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जो फिशेस हैं वो अपना मुंह उठा करके जो है ना, हवा से ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएंगी, उनको तो पानी में ही रहना है, तो वो बेचारी क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी।
Water of rivers and lakes polluted with pesticides can kill aquatic animals like fishes and also damage our health through food chain. अब ये नहीं है कि पेस्टिसाइड्स जो है ना, मतलब वही कि पेस्टिसाइड्स जो है ना उनका छिड़काव किया गया है कहाँ, खेतों में, और आप बोल सकते हो कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पानी में मिले, आप बोल सकते हो कि बारिश के पानी में या इरिगेशन के पानी में, और मिल करके पेस्टिसाइड्स कहाँ आ गए, तो नदी के पानी में आ गए, तालाब के पानी में आ गए। तो पेस्टिसाइड्स क्योंकि अब नदी के पानी में है, तालाब के पानी में है, तो इसके कारण सिर्फ जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हीं को जो है ना असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फूड चेन के थ्रू ये जो पेस्टिसाइड्स है ये हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। कि तालाब के पानी में पेस्टिसाइड्स थे, उसी तालाब के पानी में फिशेस ग्रो हुई, तो फिशेस की बॉडी में वो पेस्टिसाइड्स आ गए और उसी फिश को हमने क्या करा, पकड़ करके खा लिया। तो वो जो पेस्टिसाइड्स थे जो कि फिशेस की बॉडी में थे, अब वो हमारी बॉडी में आ गए। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये वाटर पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम नुकसान, मतलब हम जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ के कारण किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी और को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, नेचर को तो, अर्थ को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन पलट करके हम भी उस नुकसान को झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। फिर इसके अलावा वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स polluted with toxic industrial wastes kills the aquatic animals like fishes, damages our nervous system and causes disease such as blood poisoning and cancer. Okay. फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम बात करते हैं रिवर गंगा की। जैसे कि हमने ताजमहल का किस्सा देखा था कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन के कारण ताजमहल की जो ब्यूटी है वो खत्म हो रही है, ताजमहल का जो मार्बल है वो कोरोड हो रहा है। वैसे ही वाटर पोल्यूशन का क्या आप बोल सकते हो कि एक मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है गंगा नदी के ऊपर, अब हम वो देखते हैं। The water of river Ganga has been highly polluted because the villages, towns and cities which are situated on the banks of this very long river throw large quantities of garbage, untreated sewage, toxic industrial wastes, dead bodies of infants and many other harmful things directly into the river. भाई जो हमारी गंगा नदी है, इट्स अ होली रिवर, है ना। कहने को तो जो गंगा नदी है उसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन अगर गंदगी फैलाने की बात आती है, गंदगी डालने की बात आती है, तो जो लोग हैं वो गंगा नदी में गंदगी डालने से भी रुकते नहीं हैं। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो गंगा नदी है वो बहुत लंबी नदी है ना, लॉन्ग रिवर है, होली रिवर है, और कई शहरों से, कई गाँव से, कई टाउन्स से जो है ये निकलती है। और जिन जिन शहरों से, जिन जिन गाँव से निकलेगी, जिन जिन टाउन से गुजरेगी, वहाँ पे क्या होगा, हर एक शहर, हर एक गांव क्या करेगा, अपनी तरफ से कचरा जा करके नदी में डाल देगा। तो नदी बहुत लंबी है, कई शहरों से, कई गांव से निकलती है, और जहाँ से भी निकलेगी वहाँ से क्या होगा, गंदगी उसमें ऐड कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के गंगा नदी का जो पानी है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है, एकदम गंदा, एकदम खराब। आई बात समझ में। तो आप बोल सकते हो कि क्या क्या गंदगी डाली जाती है गंगा नदी में। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, वही वाली बात है, सीवेज की प्रॉब्लम तो देखो रहती है। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है, कौन उसको जो है ना ट्रीट करे, कौन पैसा खर्च करे, बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दो गंगा नदी में, सबसे बढ़िया सोल्यूशन। डेड बॉडीज ऑफ इन्फेंट्स, कुछ आप बोल सकते हो कि जगहों पर इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी डेड बॉडीज को जलाया नहीं जाता, उनका प्रॉपर क्रिमेशन नहीं किया जाता, तो उनको बस नदी में बहा दिया जाता है। तो dead bodies of infants and many other harmful things directly into the river. People immerse idols of gods and goddesses in the river water. जैसा कि हम सबको पता है कि बड़े बड़े जो मतलब त्योहार आते हैं, नवरात्रि आ गई या गणेश जी बैठ गए, इसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिन तो खूब पूजा पाठ करी, इसके बाद में जो उनकी मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो मूर्तियों का विसर्जन कहाँ होता है, वही सबसे बढ़िया क्या है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी में जाकर के मूर्तियों का विसर्जन कर दिया। अब गवर्नमेंट फिर भी क्या हो गई, जब इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है तो अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ है कि नहीं, अब तो क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि पीओपी की जो मूर्तियां होती हैं ना वो मत यूज करो, क्योंकि मूर्तियों का विसर्जन तो होना ही है, उनसे आप बोल सकते हो कि एक रिलीजन जुड़ा हुआ है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो तो आप हटा नहीं सकते हो, है ना। तो ठीक है, मूर्तियों का विसर्जन करो, मूर्तियों की साइज जो है वो क्या करो, थोड़ी सी छोटी कर दो, प्लस वो जो मूर्तियां हैं, जो स्टैचूज हैं,
वो पीओपी की जगह किसके बनाओ, मिट्टी के बनाओ। क्योंकि पीओपी की बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी की बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं उनको जब पानी में डाला जाता है, जब विसर्जन किया जाता है, तो उनका जो डिकम्पोजिशन है पीओपी की बनी हुई मूर्तियों का, वो बड़ी देर में होता है और कुल मिलाकर के उससे जो है ना वाटर पोल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि चलो ठीक है, मूर्तियाँ अगर बनानी ही है तो पीओपी की मत बनाओ, मिट्टी की बनाओ। और नाम सुना होगा आपने, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ, है ना। तो गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अगर मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो मिट्टी की बनी मूर्तियाँ हैं ना, छोटी छोटी मूर्तियाँ, मैंने आपको बताया ना कि साइज़ भी छोटी कर दो, तो मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियाँ हैं इनका विसर्जन करने के लिए आपको नदी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तालाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप घर में भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, एक बड़ा सा कंटेनर लेना होता है, एक बड़ी सी टंकी लेनी होती है, उसमें पानी डालना होता है और जो भी आपके पास मूर्ति है मिट्टी वाली, उसको उसी टंकी के पानी में विसर्जन करना होता है। और कुछ दिन के लिए जो वो कंटेनर है उसको जो है ना थोड़ा सा ढक दो, और 10 से 15 दिन बाद जब हम आकर के देखेंगे तो जो पानी होगा ना उस कंटेनर का, उस पूरे पानी में मिट्टी आ चुकी रहेगी। और फिर वही जो मिट्टी और पानी का मिक्सचर है उसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो गमले होते हैं ना हमारे, उसमें हम फिल कर सकते हैं और उसी मिट्टी में हम कोई नए पौधे जो है ना उगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये बहुत अच्छी हो सकती है, देखने में भी हमको, करने में भी हमको अच्छा लगता है ना। एक मन में तसल्ली रहती कि हाँ चलो हमारी वजह से, हमारे घर में जो भी मूर्ति थी उसकी वजह से किसी तरह का वाटर पोल्यूशन नहीं हुआ। इनफैक्ट जो भी हमारे पास मूर्ति थी ना, तो हमने उसकी पूजा करी कुछ दिन और फिर इसके बाद में उसको विसर्जन किया। विसर्जन के बाद जो मिट्टी आई, उसी मिट्टी पर हमने क्या करा है, नए नए कुछ कुछ पौधे उगा लिए हैं। तो जो भी हमारे पास मूर्ति थी वो हमारे पास ही रही, कहीं चली नहीं गई, है ना। तो एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ये वाली चीज़ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, ये आपको भी अच्छा लगेगा, प्लस आप बोल सकते हो कि आपका जो पूरा ग्लोब है ना, जो आप बोल सकते हो कि अर्थ है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई भी आइडिया नया आता है तो लोग उसको अपोज करने के लिए आ ही जाते हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि नहीं नहीं, नदी का जो पानी है, जो जैसे कि मैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, कि जो गंगा रिवर है ये क्या है, एक होली रिवर है, इसको उसकी लोग पूजा करते हैं। तो क्योंकि पानी जो है, कहने की बात है कि जो गंगा का पानी है वो बहुत क्या होता है, प्योर होता है, कि कहीं भी कुछ गंदगी है तो क्या करो, गंगा जल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गंगा जल, क्या करो, छिड़क दो, तो वो जगह क्या हो जाएगी, एकदम प्योरीफाई हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो लोगों का विश्वास है, आस्था है कि नहीं नहीं, हम तो जो है ना ऐसे घर पे विसर्जन नहीं करने वाले, हम तो क्या करेंगे, नदी में ही जाकर के विसर्जन करेंगे और मिट्टी की मूर्ति भी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो मिट्टी की जो मूर्ति है ना वो उतनी सुंदर नहीं बन पाती, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी कच्ची होती है ना। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो उससे बनी हुई जो मूर्तियां है ना उनका बहुत बढ़िया शेप होता है और आप उसको जो है ना कलरफुल पेंट कर सकते हो, तो वो दिखने में अच्छी होती है। पीओपी की जो मूर्ति है ना वो दिखने में अच्छी होती है और मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो थोड़ी सी दिखने में एवरेज टाइप की होती है, ऐसे नहीं कि बुरी लगती हैं, बुरी नहीं लगती, एवरेज होती है। पीओपी के कंपैरिजन में थोड़ी सी अजीब लगती हैं। इसके अलावा पीओपी की जो बनी हुई मूर्तियां हैं ना वो सस्ती आती हैं और वो हल्की भी होती हैं, और जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं वो थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी महंगी, और आप बोल सकते हो कि थोड़ी भारी भी होती है। तो लोगों की प्रेफरेंस जो है ना वो, उनको लगता है कि नहीं, हम तो शोबाजी में ज़्यादा रहेंगे और हम तो जो अच्छी दिखेगी मूर्ति दुकान पे वही लेकर के आएंगे, भले वो पीओपी की क्यों ना हो। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्टेप, आप बोल सकते हो कि एक बढ़िया आइडिया दिया है लोगों को कि आपकी जो भी आस्था श्रद्धा है वो भी ना टूटे और काम भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग, कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कर लेना चाहिए, है ना। अगर आपके भी घर में गणेश जी बैठते हैं या देवी जी बिठाई वगैरह जाती हैं, तो आप भी जो है ना ये छोटा सा स्टेप, देवी जी तो खैर बड़े बड़े उसमें बैठती, लेकिन जैसे कि हर घर में छोटे छोटे गणेश जी तो बैठते ही हैं, तो आप भी जो है अब अगली बार से क्या कर सकते हो, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति घर पे लेकर के आ सकते हो और घर पे ही रह करके उसका विसर्जन कर सकते हो। तो एटलीस्ट जो छोटी छोटी पीओपी की मूर्तियों से जो वाटर पोल्यूशन होता है वो तो नहीं होगा ना।
इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट वाटर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम वो तो कर ही सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि people immerse idols of gods and goddesses in the river water. They also throw ashes of dead persons, flowers and polythene bags into the river. तो obvious सी बात है, हिंदू रिलीजन में ऐसा होता है कि क्रेमेशन हुआ और इसके बाद में जो डेड बॉडी से जो ऐश बनी है उस ऐश को, राख को नदी में ही जो है ना विसर्जित किया जाता है। इसके अलावा पूजा के फूल हैं, पूजा के फूलों को तो जो है ना कुछ कर ही नहीं सकते, पूजा के फूलों को तो पानी में ही विसर्जन करना पड़ेगा। तो पूजा के फूल डालने के चक्कर में जो पॉलिथीन होती है ना वो भी जाकर के फेंक आते हैं, तो ये भी गलत है ना। पॉलिथीन जो है ना उसका डिकम्पोजिशन पानी में नहीं होने वाला है और वो जो पॉलिथीन है ना वो वहीं की, आप बोल सकते हो कि वहीं पड़ी रहेगी। तो कई बार आपने, अगर आप लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो, एजुकेशनल चैनल, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से नदी के पानी में, तालाबों के पानी में जो भी हम कचरा फेंकते हैं, स्पेशली कपड़े हो गए, पॉलिथीन हो गई, तो ये सब आप बोल सकते हो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, कछुए भी होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, ये उनकी बॉडी में चला जाता है। और ऑब्वियस ये बात है, अगर ज़रा इमेजिन करके देखो, अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कपड़ा चला जाए, पॉलिथीन चली जाए, तो वो इंसान बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो बेचारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनके बॉडी में भी कई बार देखा होगा आपने कि किसी के नाक में जो है ना लोहे की कील घुस गई है, कछुए के नाक में लोहे की कील घुस गई है, पॉलिथीन फंसी हुई है, कपड़ा फंसा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए पानी में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल उनका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। किसकी वजह से? तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। पीपल कैन बी सीन बेदिंग एंड वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर वाटर। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि शहर के पानी, मतलब शहर से क्या हो रहा है, एक नदी होकर के गुजर रही है और यही नदी कहाँ गई, आगे जाकर के एक गांव में चली गई। शहर में क्या हो रहा था, सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो शहर से जब वो नदी गुजरी तो शहर में क्या हुआ, सीवेज जाकर के मिक्स हो गया नदी के पानी में। फिर गाँव में जब पहुँची नदी तो लोगों को लगा कि अरे भाई, गांव वालों को क्या पता कि जिस शहर से आ रही है नदी उस शहर में सीवेज मिला दिया गया है नदी के पानी में। गांव वालों को पता नहीं था, तो गांव वालों ने क्या करा, इसको ऐसे ही यूटिलाइज कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी पोल्यूशन है ना वो सिटीज़ में ही कॉज होता है। रूरल एरियाज़ में, गाँव में भी आप बोल सकते हो कि नदी को या वाटर पोल्यूशन बेसिकली कॉज होता है। कैसे? कुछ नहीं हुआ तो लोग जो है ना नहाने लग गए। हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर एक होली रिवर है, एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो हम पानी, जिसको हम पवित्र बोल रहे हैं, वो एकदम गंदा पानी है। और ऊपर से क्या होता है कि पानी एकदम पवित्र है, चलो नहा लेते हैं, सारे पाप धुल जाएंगे, तो पता चला खुद ही क्या हुआ है, नदी के किनारे बैठ गए नहाने के लिए। तो नहाने के बाद जो गंदा पानी निकल रहा है, साबुन का, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, है ना, कुछ नहीं तो जो गाय भैंस है उनको ही जो है ना नहला दिया। तो जितना भी गंदा पानी है, जो भी गंदगी है, चाहे बर्तनों की, कपड़ों की, गाय भैंसों की, खुद की बॉडी की, वो पूरी की पूरी गंदगी कहाँ जाती है, नदी के पानी में ही जाकर के मिक्स हो जाती है। तो दे ऑल्सो बेथ देयर कैटल्स लाइक काउज एंड बफेलोज इन द रिवर। सम पीपल इवन डिफिकेट नियर द रिवर वाटर। तो कुछ लोग जो है ना नदी के किनारे ही क्या करते हैं, बेसिकली स्टूल पास कर देते हैं। दैट्स ग्रोस। All these uncontrolled human activities pollute the water of रिवर गंगा। और इन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो गंगा नदी है उसका जो पानी है वो पल्यूट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना सब कुछ कचरा जाएगा नदी के पानी में तो पानी तो गंदा हो गई। द पोल्यूशन लेवल इन द वाटर ऑफ रिवर गंगा हैज़ बिन राइजिंग फॉर मेनी ईयर्स। और ऐसा नहीं है कि अभी अभी गंगा का जो पानी है वो गंदा होना शुरू हुआ है। कई सालों से गंगा नदी क्या हो रही है, पल्यूट होती जा रही है। At present, the pollution level in many stretches of river Ganga is so high that no aquatic animals like fish etc. can survive in it. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1-2 साल पुरानी बात नहीं है कि अभी से क्या हो रहा है, गंगा नदी में पोल्यूशन हो रहा है। नहीं, कई सालों से पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि कुछ नदी के स्ट्रेचेस, या आप बोल सकते हो कि कुछ नदी के पोर्शंस ऐसे भी हो गए हैं कुछ जगह पर जहाँ पर अब कोई भी एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश वगैरह हो गई वहाँ पे सरवाइव कर ही नहीं सकता। मतलब आप सोचो कि पोल्यूशन, कहने को
रिवर गंगा है, होली रिवर है ना, हमारे लिए हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इस गंगा नदी का पानी इतना गंदा हो गया है, इतना ज़्यादा पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड है कि वहाँ पे कोई एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मतलब गटर का पानी समझ लो और गंगा का पानी समझ लो, मतलब पूरी गंगा का पानी नहीं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एट प्रेजेंट द पोल्यूशन लेवल इन मेनी स्ट्रेचेस ऑफ रिवर गंगा, कि इतनी बड़ी पूरी नदी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नदी है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो कुछ कुछ जगहों पर जो पानी है नदी का वो इतना गंदा हो चुका है कि अब वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए भी वो काफ़ी, आप बोल सकते हो कि खतरनाक साबित हो सकता है। The river is said to be dead at those places because it cannot support any aquatic life at those places। और जहाँ पर जिन स्ट्रेचेस पर, रिवर के जिन स्ट्रेचेस पर एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उन स्ट्रेचेस पर, उन पोर्शंस पर नदी को हम डेड बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रेचेस है ना, वहाँ पर अब जो नदी का पानी है, अब वो नदी का पानी कैपेबल नहीं रहा एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अब उस पानी में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर ही नहीं सकती, एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द रिवर इज सेड टू बी डेड at those places because it cannot support any aquatic life at those places. A recent study by Worldwide Fund for Nature has found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world due to very high level of pollution. तो आप बोल सकते हो कि एक रीसेंट स्टडी की गई है, किसने करी है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, WWF इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इनकी स्टडी से ये पता चला है कि जो गंगा है इट इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द होल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है। मतलब गंगा नदी का जो पोल्यूशन है ना, वो आप बोल सकते हो कि पूरी दुनिया से छिपा नहीं है, सबको पता चल गया है कि होली रिवर होने के बावजूद इतनी गंदगी है गंगा रिवर में। An ambitious plan to cleanse the highly polluted river Ganga and save it was launched in 1985। मतलब आप देख सकते हो कि गंगा नदी का जो पोल्यूशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में ही जो है ना एक टॉपिक बना है कंसर्न का कि नहीं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब हमें ये करना होगा, वो करना होगा। नहीं, कई सालों से ये पोल्यूशन जो है ना गंगा नदी को परेशान कर रहा है। और आप देख सकते हो कि एक एम्बिशियस प्लान बना कि जो हाईली पोल्यूटेड रिवर है गंगा, उसको साफ करने के लिए और उसको बचाने के लिए। और वो कब लॉन्च किया गया था? 1985 में लॉन्च किया गया था, जब हम आप कोई, मतलब मैं भी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान। और उस प्लान को जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू क्लेंस एंड सेव गंगा नदी, ये कब लॉन्च हुआ था? 1985 में। और इसको क्या नाम दिया गया था? गंगा एक्शन प्लान। द एम ऑफ गंगा एक्शन प्लान इज टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द वाटर ऑफ रिवर गंगा। एम वही था कि किसी भी तरीके से गंगा रिवर का जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। However, the increasing population and industrialization has already damaged this mighty and sacred river beyond repair। लेकिन जब तक कि ये एक्शन प्लान आया तब तक ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने और इंडस्ट्रीज़ ने इतना गंदा, आप बोल सकते हो कि पोल्यूट कर चुके हैं ये गंगा नदी को, कि जो डैमेज कॉज हुआ है वो कैसा है? बियॉन्ड रिपेयर है, यानी कि रिपेयर होने से परे है। ऐसा नहीं है कि देखो, जैसे कि हम लोहे पे जंग लगने की बात करते हैं ना, कि एक बार अगर लोहे के ऊपर जंग लग गई है ना, तो उस जंग को आप बोल सकते हो कि फर्दर और जंग ना लगे, फर्दर और रस्टिंग ना हो, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। पेंट वगैरह कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, है ना, दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप, वो आप कर सकते हो। लेकिन एक बार जो लोहे पर जंग लग चुकी है, जो लोहा ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि कोरोड हो चुका है, मतलब जो कोरोजन है, जो रस्टिंग है, वो ऑब्वियस सी बात है वो सरफेस से शुरू होती है। तो
जैसे कि लोहे का कोई लोहे का ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये क्या है, एक लोहे का ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या हुआ, इस पे जंग लगना शुरू हुई, तो जंग जो है वो कहाँ लगेगी, सरफेस पे लगेगी, तो सरफेस पर जो लोहा होगा वो रस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जो ऑलरेडी लोहा रस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, आप दोबारा उस रस्ट को लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो, बस फर्दर रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जब तक कि गंगा एक्शन प्लान आया तब तक इंडस्ट्रीज ने, ह्यूमन पॉपुलेशन ने, इंक्रीजिंग, एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ने गंगा नदी में इतना डैमेज कॉज कर दिया है कि वो डैमेज क्या हो चुका है, इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर, कि अब आप उसको जो है ना, ऐसा मतलब जैसे कि दोबारा से जो है ना आप गंगा नदी को रिजुविनेट नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो कि भाई जो और पॉल्यूशन है ना वो बढ़ता ना जाए, तो उसके लिए अब जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने ज़रूरी हो गए, लेकिन जो डैमेज कॉज हो चुका है वो तो हो ही चुका है। फिर इसके बाद में ये सारी कहानी हुई किसकी, कि किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स हमने देखे हैं वाटर पॉल्यूशन के, गंगा नदी का जो मसला है वो हमने देख लिया। अब मुद्दा ये आता है कि भाई इस वाटर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें। द वाटर ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ आवर कंट्री इज़ हाईली पोल्यूटेड, और हमारे देश की जो अधिकतर नदियां हैं, जो आप बोल सकते हो कि लेक्स हैं, उनका पानी कैसा है, गंदा ही है, पोल्यूटेड ही है, ऑलरेडी है गंदा। ऑल ऑफ अस शुड मेक एफर्ट to reduce the pollution of water sources like rivers and lakes. The various ways of controlling or minimizing water pollution are as follows. अब हमारी तरफ से आप बोल सकते हो कि क्या ये एफर्ट्स हमें डालने चाहिए कि अब हम फर्दर और पोल्यूशन ना कॉज करें। कैसे, तो कुछ इन तरीकों से। सीवेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट हार्मलेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू नियर बाय रिवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तरीका, कोई भी चीज़ अगर आप तरीके से करोगे ना तो उसके ना पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको दिखेंगे। कि सीवेज जो है, गंदा सीवेज, वो अल्टीमेटली आपको नदी के पानी में, तालाब के पानी में ही डिस्चार्ज करवाना है, लेकिन डिस्चार्ज करवाने के पहले जो बीच की स्टेप होती है, जो बीच की प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट वाली, वो बहुत असेंशियल होती है। करना तो वही चाहिए, तरीका तो वही होता है, लेकिन अगर तरीका अगर फॉलो किया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अगर तरीके को खराब कर दिया, अगर आपने सीवेज को बिना किसी ट्रीटमेंट के रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज करवा दिया पानी में, तो ऑब्वियस सी बात है ना, पोल्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे घरों से जो सीवेज निकल रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसके लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स हमको भी करने चाहिए, है ना। हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो हमें देखना चाहिए कि भाई हमारे घरों से जो भी सीवेज निकल रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो हम इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, उनको हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमारे घरों से, हमारी सोसाइटी से, हमारे सोसाइटी के आसपास जो भी सोसाइटीज़ हैं उनसे जो सीवेज निकलता है ना उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नगर निगम क्या करेगा, फिर ट्रीटमेंट का जो ना प्लान बनाया जाएगा कि भाई यहाँ से इस इलाके से ट्रीटमेंट लिया जाएगा और दूसरे इलाके में जो सीवेज प्लांट है वहाँ पे ले जाया जाएगा, प्लांट में सीवेज का ट्रीटमेंट होगा और इसके बाद में फिर जो भी आसपास का नदी तालाब होगा वहाँ पे उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट के सीवेज का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है और डिस्चार्ज किया जाता है पानी में, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट फिर भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है कि नहीं, इंडस्ट्रीज़ को ये स्ट्रिक्टली बोला गया है, लेकिन कुछ वही वाली बात है कि कहने को तो पेपर वर्क में सब कुछ है, पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में है कि हाँ हमारे इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट वाटर निकलेगा उसको हम पहले ट्रीट कराएंगे, इसके बाद में क्या होगा उसका डिस्चार्ज करवाएंगे। लेकिन असली में आकर के कौन देख रहा है कि जो पेपर में लिखा हुआ है वो वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हर एक शहर में, हर एक इलाकों में आप बोल सकते हो कि चाहे वो गांव हो चाहे वो सिटी हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो होना ही चाहिए है, तब जाकर के सीवेज से वाटर पोल्यूशन एटलीस्ट ना हो। Farmers should use correct amounts of fertilizers and pesticides in the fields so that excessive amounts of these harmful agricultural chemicals are not washed into rivers, lakes and ponds। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों को नहीं पता होता कि हमें कितना फर्टिलाइजर्स, कितने पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, मतलब करेक्ट अमाउंट क्या है। उनको तो ये पता है कि अरे फर्टिलाइजर्स हैं, डाल दो, जितने अब्जॉर्ब होंगे उतने हो जाएंगे, कीड़े ना लगे, फसलें खराब ना हो, इसके लिए डाल दो पेस्टिसाइड्स। लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया
तो मिट्टी को, प्लांट्स को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना अब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड होगा ना वो तो मिट्टी के सरफेस पे ही रहेगा। अब बहता हुआ पानी आएगा, नदी का पानी या बारिश का पानी आएगा या इरिगेशन का पानी आएगा, तो उस पानी में क्या होगा, ये एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स आकर के मिल जाएंगे और फिर यही के यही कहाँ चले जाएंगे, नदी के पानी में या तालाब के पानी में जाकर के मिल जाएंगे। तो फार्मर्स को ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि खेतों में जो भी वो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका वो सही अमाउंट, सही क्वांटिटी यूज़ करें। अगर नहीं किया गया है तो फिर दिक्कत आएगी। All the industries should treat the toxic wastes produced by them suitably to make them harmless before discharging them into rivers। ये हमने एयर पोल्यूशन में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट रूल्स निकाले हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए कि इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, चिमनी से निकलता है, तो इससे पहले कि चिमनी से होकर के ये इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गुजरे और हवा में आकर के मिक्स हो जाए, इस इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट को पानी से वॉश किया जाना चाहिए ताकि जितनी भी हार्मफुल गैसेस है, जैसे कि हमने देखा ना एसिड रेन कैसे होती है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये सभी के सभी जो गैसेज हैं ये एग्जॉस्ट के फॉर्म में आती हैं और एयर में जाकर के मिक्स हो जाती हैं। एयर में आप बोल सकते हो कि मॉइस्चर के साथ में गैसेज कंबाइन होती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं, एसिड्स बनाती हैं, और यही एसिड वाली बारिश की जो एसिड वाली बारिश है ये अर्थ पर आकर के गिरती है सरफेस पर और फिर अलग अलग जगहों पे कोरोजन कॉज करती है, डैमेज कॉज करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ना, इंडस्ट्रीज से बोला है कि आपके चिमनी से जो भी इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकलेगा इस एग्जॉस्ट को पानी से धोना पड़ेगा। इससे पहले कि ये एग्जॉस्ट बाहर निकले इस एग्जॉस्ट को पानी से धो। पानी से धोने से क्या होगा, जो भी हार्मफुल गैसेज होंगी वो पानी में जाकर के डिजोल्व हो जाएंगी, तो जो भी एग्जॉस्ट निकलेगा उसमें फिर ये हार्मफुल गैसेस नहीं होंगी, तो एसिड रेन नहीं होगी बेसिकली। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रीज़ को जो है ना, जो भी उनके यहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है, टॉक्सिक वाटर निकलता है, उसको क्या किया जाए, प्रॉपरली ट्रीट किया जाए suitably to make them harmless before discharging them into river। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जो पानी निकलता है ना इंडस्ट्रीज से वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे कि अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट्स की, तो मैंने आपको समझाया था कि थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, बिजली बनती है। कैसे बिजली बनती है, तो कोयला लेते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने से हीट निकलती है। इस हीट को यूज़ किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए, है ना। पानी को गर्म करते हैं, उसकी स्टीम बनती है, स्टीम को टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। टरबाइन इससे क्या होती है, ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। तो आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ पावर प्लांट्स में, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में गर्म पानी यूज़ होता है, और अगर यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में आप बोल सकते हो कि वेस्ट वाटर जो निकलता है वो गर्म पानी होता है। तो ये जो गर्म पानी है इसको सीधे से क्या किया जाता है, लोग ये समझते हैं कि अरे पानी गर्म ही तो है तो क्या हो गया, और गर्मा गर्म पानी जो है वो नदी के पानी में या तालाब के पानी में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो गर्मा गर्म पानी है ये क्या करेगा, या आप बोल सकते हो कि नदी का जो पानी है उसका टेम्परेचर बेवजह इंक्रीज कर देगा। अरे भाई, फिशेस को गर्म पानी में रहने का कोई शौक नहीं होता है। एक्वेटिक लाइफ को जितना टेम्परेचर पानी का है उतने की ही ज़रूरत होती है। बेवजह क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ वाले गरम गरम पानी छोड़ देते हैं, और ऐसे गर्म पानी में फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो चाहे वेस्ट वाटर में टॉक्सिन्स हो, हैवी मेटल के कंपाउंड्स हो, या गर्म पानी ही क्यों ना हो, हर चीज़ को डिस्चार्ज करने का एक तरीका है। तो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या कर सकती हैं, जो भी उनके यहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकती हैं ताकि वो जो वेस्ट वाटर है वो हार्मलेस हो जाए। इसके अलावा अगर पानी गर्म है तो पानी डिस्चार्ज करो, लेकिन कम से कम ठंडा करके तो डिस्चार्ज करो, एटलीस्ट इतना तो किया ही जा सकता है। वाटर पोल्यूशन प्रोहिबिशन लॉज which exist for the industries producing toxic chemical wastes should be implemented strictly by the concerned authorities। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर पोल्यूशन प्रोहिबिशन लॉज, हर एक फैक्ट्री को, हर एक इंडस्ट्री को ना एक लिमिट दी जाती है कि चलो ठीक है, अगर आपको पोल्यूशन कॉज करना ही है तो बस इतना करो,
इससे ज़्यादा मत करो, मतलब इतना जो वो पोल्यूशन कॉज करेंगे ना इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़, उतना झेल सकते हैं। लेकिन अगर वही वाली बात है कि बोल तो दिया, लेकिन बोलने से क्या होता है, फॉलो अप भी तो लेना पड़ेगा ना, कि जितना हमने इंडस्ट्री को बोला है करने के लिए, अथॉरिटीज़ ने जितना बोला है उतना ही कर रही है ना, उतने से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो वाटर पोल्यूशन प्रोहिबिशन लॉज हैं which exist for the industries producing toxic chemical waste, वो वाली इंडस्ट्रीज जो कि टॉक्सिक केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए जो वाटर पोल्यूशन प्रोहिबिशन लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। ये नहीं कि भाई हल्के फुल्के में बोल दिया कि अरे भाई पोल्यूशन कॉज मत करना, अब बोलने में क्या हुआ, बोलने में तो बोल दिया, उनने सुन भी लिया, लेकिन वो मान रहे कि नहीं मान रहे। इसीलिए जो वाटर पोल्यूशन प्रोहिबिशन लॉज हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। Garbage household waste should not be thrown into open drains, rivers, lakes और ponds। कि अगर आपके घर में स्वीपर्स आते हैं, है ना, क्लीनर्स आते हैं, एक दिन आप देर से सो कर के उठे तो आप उनको अपने घर का कचरा नहीं दे पाए, तो आपने सोचा कि भाई हम तो क्या है, हम तो सफाई वाले हैं, हम तो एकदम साफ साफ रहते हैं ना, हमको हाइजीन पसंद है, तो हमारे घर से जो आज का कचरा है वो जा नहीं पाया, निकल नहीं पाया घर से बाहर, तो हमने क्या करा, ऐसी सड़क पे फेंक दिया, या सड़क के बाहर जो ओपन ड्रेन है उसमें जाकर के डाला है कि भाई हमारा घर साफ होना चाहिए, भले ही बाहर कितनी भी गंदगी हम क्यों ना मचा दें। ये नहीं करना चाहिए। डेड बॉडीज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर्स। डेड बॉडीज को रिवर में नहीं फेंकना चाहिए। डेड बॉडीज हैं तो उनका प्रॉपर जैसे क्रीमेशन होना चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रिक क्रीमेशन भी पॉसिबल होता है, मशीन के अंदर डाल दो, अपने आप जो है बॉडी जल जाती है, वो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, क्यों नदी में फालतू में फेंकना। डेड बॉडीज शुड बी क्रीमेटेड और बरिड प्रॉपरली टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर। या तो क्रीमेट करो या फिर ज़मीन के अंदर दफना दो। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन सो दैट दे मे कोऑपरेट एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग इट। ऑब्वियस ये बात है, लोगों को जागरूक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सपोज आपके घर में जो मेड आती है, अगर आप अपने मेड को शिक्षा देने लग जाओगे कि आज के बाद तुम्हारे घर के पास जो नदी है उसमें जो है ना बर्तन धोना बंद करो, कपड़े धोना बंद करो, नहाना बंद करो, गाय भैंसों को जो है ना उसमें नहलाना बंद करो, तो क्या वो मेड आपकी मानेगी? आपका कहना सुन लेगी, क्योंकि आपकी वर्कर है ना, वो तो शायद सुन लेगी, लेकिन वो मानेगी नहीं। जब आप उनको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स समझाओगे कि भाई जो तुम नदी के किनारे बैठ करके कर रहे हो ना, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, उसमें जाके नहा रहे हो, तो वो जो गंदगी है ना वो नदी के पानी में ही जाकर के मिल रही है, और उसी पानी को फिर आप क्या करते हो, नहा लिया, कपड़े धो लिए, खाना जो है ना बर्तन धो लिए, इसके बाद में उसी पानी को उठा करके उसी पानी से क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो। तो इससे किसको नुकसान होगा? तुम्हीं को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के लोगों को अवेयर कराना भी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप उनको हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं समझाओगे वाटर पोल्यूशन के, तब तक वो आपके बातों में शायद कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप जो भी उनको समझाओगे वो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने ये समझा कि वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, गंगा नदी का क्या मसला है, हमने वो देखा, और इसके अलावा हमने देखा कि हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम इस चैप्टर के द लास्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो तब तक आप क्या करोगे? अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे करोगे? गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। इसी पेज में आपको नीचे ऑप्शन नजर आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे आपके पास इंग्लिश सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आपको नजर आएगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग क्लासेस यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी। हमें मतलब है किससे? क्लास 8 से। तो हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पे जा करके क्लास 8 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लास 8 के आपके सामने मतलब क्लास 8 के आपको सभी सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ है। हमें मतलब है साइंस से, है ना। आपको साइंस देखना है तो आप कैसे, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके जो क्लास 8 साइंस के वीडियोस हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो क्लास 8 साइंस के ऑप्शन पे आपने क्लिक करा। जैसे ही आपने क्लिक करा आपके सामने खुल गया ये वाला पेज, जहाँ पर आपको लिखा मतलब जहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे।
18 चैप्टर्स हैं आपके पूरे सिलेबस में, 17 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, 18th चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे जिनको हम अपने अपकमिंग 2 सेशंस में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस पेज में सबसे पहले आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो मिलेगा। भाई सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए ना कि पूरे सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि भाई हमको आज से क्या करना है, पहला चैप्टर पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उस तक आप कैसे पहुंचोगे, इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। इसके अलावा अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी लॉन्च हो चुका है, तो आपके वो वाले भाई बहन, छोटे बड़े, वो वाले फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं, आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के अब मैग्नेट ब्रेन्स पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम की पढ़ाई करवाई जाती है। तो फिर देरी किस बात की है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।